जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे के पूरे देश पर ही कब्जा कर ले? सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सच है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से हुई थी। ये पूरी की पूरी अविश्वसनीय दास्तां, जिसमें आपको कूटनीति, जंग और धोखा सब कुछ मिलेगा, दरअसल एक बहुत ही सीधे साधे सवाल का जवाब है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी बाजार में पूछा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सब शुरू हुआ काली मिर्च के बढ़े हुए दाम से। एक छोटा सा व्यापारिक झगड़ा जिसने आने वाले समय में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये बात है 16वीं सदी के आखिर की। उस जमाने में मसालों का व्यापार मतलब सोने का व्यापार था, और इस पूरे खेल पर कब्जा था डच लोगों का। वो ब्रिटेन को मसाले बेचते थे, और वो भी अपनी मनमानी कीमतों पर। और आप देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1599 के बीच में डच ने दाम बढ़ाए। इससे नाराज होकर 24 सितंबर को 24 अंग्रेज व्यापारियों ने एक मीटिंग की और अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला कर लिया। और बस 3 महीने के अंदर अंदर 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें व्यापार करने की शाही इजाजत यानी कि रॉयल चार्टर भी दे दिया। तो शाही इजाजत लेकर कंपनी सीधे इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों की तरफ निकल पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला निशाना भारत था ही नहीं, लेकिन वहां तो पहले से ही डच और पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। उनकी ताकत के आगे ये नई कंपनी टिक नहीं पाई और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इंडोनेशिया में तो दाल गली नहीं। इसके बाद 1600 की शुरुआत में कंपनी ने अपना ध्यान उस समय के एक बहुत अमीर और ताकतवर साम्राज्य यानी मुगल भारत की ओर किया। उस वक्त भारत दुनिया का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। देखिए, 1608 में विलियम हॉकिंस आए। उन्होंने अफगानी कपड़े पहनकर और चापलूसी करके जहांगीर को पटाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। मुगलों ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो। वो एक प्रोफेशनल डिप्लोमैट थे और उन्होंने सीधे सीधे व्यापार से होने वाले फायदों की बात की, और उनकी ये रणनीति काम कर गई। सर थॉमस रो की 3 साल, पूरे 3 साल की लगातार बातचीत और मेहनत के बाद आखिरकार सम्राट जहांगीर में एक शाही फरमान जारी कर ही दिया। और इसी फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना पहला ठिकाना यानी सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। सर थॉमस रो ने कंपनी को एक सीधी साधी सलाह दी थी। मुगलों से लड़ना नहीं, बस समंदर किनारे रहकर अपना व्यापार करो। कंपनी ने बिल्कुल यही किया और धीरे धीरे लेकिन लगातार भारत के तटीय इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तो देखते हैं ये विस्तार हुआ कैसे। पहला कदम था सूरत में फैक्ट्री, जो बातचीत से मिली। दूसरा बड़ा कदम था मद्रास, जहां 1640 में उन्होंने जमीन लेकर अपना पहला किला बना लिया। और फिर तीसरा बड़ा जैकपॉट लगा 1662 में, जब बॉम्बे द्वीप उनके हाथ आ गया। ये द्वीप इंग्लैंड के राजा को पुर्तगाल से दहेज में मिला था और उन्होंने इसे कंपनी को दे दिया। मतलब वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, वो बंदरगाहों से किलों की तरफ बढ़ रहे थे। अब जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ी, उनका घमंड भी बढ़ने लगा, और इसी घमंड में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी का एक विलन है जोशिया चाइल्ड। उसे लंदन में बैठे बैठे ये लगने लगा कि कंपनी अब इतनी ताकतवर हो गई है कि वो महान मुगल सम्राट औरंगजेब की फौजों को चुनौती दे सकती है, और उसने मुगलों पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। मुगल सेना कहीं ज्यादा ताकतवर थी। नतीजा, कंपनी की बहुत बुरी हार हुई। मुगलों ने उनकी सारी फैक्ट्रियां छीन लीं और उनका पूरा व्यापार ठप कर दिया। अब जाकर कंपनी को अपनी असलियत समझ आई। उन्होंने सालों तक माफी मांगी, गिड़बिड़ाए, और आखिरकार 1690 में औरंगजेब ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उन पर उस जमाने के 1.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होगा। ये हार उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। इस हार के बाद कंपनी कई सालों तक शांत रही और सही मौके का इंतजार करती रही। और वो मौका आया 1707 में, जब सम्राट औरंगजेब की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा और भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसका कंपनी को बेसब्री से इंतजार था। और यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। अब लड़ाई मैदान पर कम और दिमाग में ज्यादा लड़ी जा रही थी।
कंपनी ने भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल पर कब्जा करने की एक साजिश रची। तो इस साजिश के खिलाड़ी कौन-कौन थे, चलिए देखते हैं। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद-दौला, दूसरी तरफ कंपनी के चालाक रणनीतिकार रॉबर्ट क्लाइव, और इनका साथ दे रहे थे नवाब के ही गद्दार सेनापति मीर जाफर और इस पूरी साजिश को पैसा देने वाले बैंकर जगत सेठ। और फिर वो दिन आया, 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में जब लड़ाई अपने चरम पर थी, मीर जाफर में, जो नवाब का ही सेनापति था, अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक धोखा था। ये एक साजिश की जीत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रातों रात बंगाल का असली मालिक बना दिया। अब बंगाल तो जीत लिया, लेकिन कंपनी ने सीधे सीधे गद्दी पर बैठने के बजाय एक बहुत ही चालाक, कह सकते हैं एक कपटी रास्ता अपनाया। एक ऐसी रणनीति जिसने उन्हें बिना शासन किए ही सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत दे दी। इसे कहते हैं पपेट रूलर या कठपुतली शासक की नीति। इसका मतलब साफ था, गद्दी पर चेहरा तो मीर जाफर जैसे किसी हिंदुस्तानी नवाब का होगा, लेकिन उसके पीछे की सारी डोरियां लंदन में बैठी कंपनी के हाथों में होंगी। और यही मॉडल अगले 100 सालों तक भारत में ब्रिटिश राज का आधार बना। अब सोचिए, कंपनी के लिए यह कितना फायदेमंद था। सारा पैसा, सारा व्यापार सब उनके कंट्रोल में, लेकिन प्रशासन चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सिरदर्द नहीं। मतलब सारा का सारा मुनाफा उनकी जेब में और जिम्मेदारी जीरो। और क्योंकि गद्दी पर एक हिंदुस्तानी चेहरा था, तो लोगों के विद्रोह का खतरा भी कम था। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। तो कहां एक काली मिर्च की कीमत पर शुरू हुआ झगड़ा और कहां एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना असल में शासन किए शासन करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर कब तक एक प्राइवेट कंपनी आखिर कब तक एक पूरे देश को अपनी कठपुतली बनाकर रख सकती थी। इस सवाल का जवाब भविष्य के पन्नों में छिपा था।